हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इससे पहले एक पार्ट आ चुका है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स पढ़े थे वर्नर थ्योरी के, साथ में डिफरेंस पढ़ा था डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो इससे आगे करना है। तो अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके इसको देख लो, ताकि आप लोगों का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे वाला पार्ट। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ी सी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट, जेई एंड सीयूईटी एग्जाम। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं इस रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, किसके बेसिस पे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हमने किए हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ, आपको असाइन करनी है सेकेंडरी वैलेंसी किसकी, मेटल की। तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला ये दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 5 फॉर्मूला दे रखे हैं। और ये है मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दैट इज AgNO3 के साथ में। तो ये जैसे मेरे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं मैं, AgNO3 के साथ करा दूं, तो यहाँ से 2 मोल्स निकलते हैं किसके, AgCl के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अब 2 मोल्स निकले तो मैं इस वाले कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किस तरीके से लिखूं, किस ढंग से लिखूं, ये मुझे देखना है। देखो अगर 2 मोल्स यहाँ पे AgCl के आउट होते हैं तो सीधी सी बात है कि 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं पैलेडियम अमोनिया 4 और Cl2, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, ये क्या होता है, पूरा का पूरा नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। कैसा होता है ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट। अगर ये पार्ट नॉन आयनाइजेबल है तो फिर ये जो 2 AgCl के मोल्स प्रेसिपिटेट आउट हुए, ये कहां से हुए, क्योंकि ये सारा पार्ट तो क्या है, नॉन आयनाइजेबल। इसका मतलब क्या है, इसको जो लिखने का तरीका है वो ये है, पैलेडियम टेट्राअमीन और 2 Cl2 में लिख दूं बाहर। मींस ये जो 2 Cl है ना, ये जो क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेंगे इस एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ और हमें क्या देंगे, प्रेसिपिटेट होके ऐसे देंगे 2 AgCl। क्या देंगे, 2 AgCl। क्योंकि हमने एक चीज पहले भी पढ़ रखी है और ये हमें क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो तो होता है नॉन आयनाइजेबल, लेकिन बाहर वाला पार्ट क्या होता है, आयनाइजेबल, जिसको हम काउंटर आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला पार्ट क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, जिसको हम काउंटर आयंस भी बोलते हैं। तो बाहर वाला पार्ट ही प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर इसका सही तरीका ये है, सही ढंग ये है इसके लिखने का, तो यहाँ से अगर मैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी निकालू तो कितनी निकल के आएगी बताओ। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 4 अमीन है तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी, 4। ठीक है, अब आपको एक बड़ी सी इक्वेशन दे देंगे एग्जाम्स के अंदर और आपसे यही कराएंगे, यही ये आपके पास कंपाउंड है, इसने उसके साथ रिएक्ट करा, इसके साथ रिएक्ट करा, यहाँ से आपसे पूछ लेंगे कि बता दो कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी, और हम उस बड़ी सी लैंग्वेज को देख के डर जाएंगे। लेकिन हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वैलेंसी निकल के आई वो कितनी आई, 4 आई, तो 4 आई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। ठीक, ऐसे ही देखो अब ये मेरे पास फिर दूसरा एक फॉर्मूला है, इसकी रिएक्शन में फिर से जब AgNO3 के साथ कराती हूँ एक्सिस में, तो यहाँ से फिर से 2 मोल्स निकले किसके, AgCl के। अब सीधी सी बात ये है कि फिर से 2 क्लोरीन क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। तो अंदर वाले पार्ट के अंदर क्या बचा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 6। मींस इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें बोला कि कोई भी AgCl के जो मोल्स है वो प्रेसिपिटेट आउट ही नहीं हुए, वो 0 है। तो सीधी सी बात है कि जो सारा का सारा पार्ट है वो किसके अंदर होगा, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होगा, कुछ इस तरीके से देखो। और जब वो इस तरीके से होगा मतलब बाहर कुछ बचा ही नहीं, और जब बाहर बचा ही नहीं इसलिए यहाँ पे मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुए ही नहीं। तो इसलिए इसमें अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी को निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी, अब 6। ठीक है, ये था थर्ड वाला। फिर से अब आप इसमें अगर रिएक्शन कराते हो AgNO3 के साथ में, अब इसमें बोला कि कितने AgCl के मोल्स प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं, 1। 1 का मतलब क्या है कि एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा होगा। कैसे, देखो ऐसे, कोबाल्ट, ठीक है, अमोनिया कितने हैं, 4, Cl 2 अंदर और एक Cl क्या है, बाहर है। तो ये जो Cl है इसके कारण क्या मिला, ये 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आउट हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया, 4 और 2 6,
तो सेकेंडरी वैलेंसी इसके लिए भी कितनी हो गई 6। ठीक, इसमें देखो फिर से मोल्स ऑफ AgCl कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं 0। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से AgNO3 के साथ करा दूंगी तो अगर 0 मोल्स है मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है सब कुछ, बाहर तो कुछ है ही नहीं। और जब नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो Pt प्लेटिनम 2 अमोनिया और 2 Cl, तो बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, इसलिए AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 2 और 2 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ से 4। तो बताओ इतना आपको समझ आया क्या, ये कंसेप्ट समझ आया क्या? फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल नीट जेई में काफी पूछे जाते हैं, CUT में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में इसके इतने चांसेस नहीं है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेते हैं बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट जेई एंड CUT के लिए। आई इतनी बात समझ? ठीक है, उसके बाद अब देखो एक ये आपको ना NCERT में ये एक चीज ये भी दे रखी है, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ना पता हो। देखो कि आपको ना 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स दे रखे हैं, मींस 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला। अब आप लोग ध्यान से देखो कि क्या इनके अंदर कोई डिफरेंस है। देखो कोबाल्ट 2 Cl 4 अमोनिया, कोबाल्ट 2 Cl 4 अमोनिया, कटायन कटायन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के, और बाहर है Cl माइनस। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में है। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस जो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज है वो कितना है 1:1 रेशो में है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। देखो टोटल पॉजिटिव +1 -1, ऐसी +1 -1। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक कॉम्प्लेक्स जो है उसका ग्रीन कलर आता है, दूसरे का आता है वोयलेट कलर। तो ये जो कलर का डिफरेंस आता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होने के बावजूद, सेम ज्योमेट्री होने के बावजूद, क्योंकि हमें तो इसमें क्या लग रहा है कि ज्योमेट्री सेम ही है ना, तो सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रेशो होने के बावजूद इनका जो कलर है वो चेंज आता है। तो कलर जो मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है उसका कारण क्या है? देखो उसका रीजन है इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का होना। क्या होना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का होना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ पे इनके अंदर जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, इनकी ज्योमेट्री के। इनमें से एक तो होगी सिस फॉर्म, दूसरी क्या होगी ट्रांसफॉर्म। एक क्या होगी सिस फॉर्म, दूसरी क्या होगी ट्रांसफॉर्म। मींस ये आपस में एक दूसरे के क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो उसी के चलते इनमें से एक का ग्रीन कलर मिलेगा, दूसरे का क्या मिलेगा वोयलेट कलर। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें आपको बिल्कुल सिमिलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलेंगे, सिमिलर चार्ज मिलेंगे, सिमिलर उनका रेशो मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसके बावजूद भी वो डिफरेंट कलर को शो करेंगे, तो पक्का वहां पे रीजन क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब उसमें से एक सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा किसके अंदर करेगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ेंगे सिस और ट्रांस डिटेल में, बट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं एक बारी कि सिस और ट्रांस देखो क्या है, तो देखो एक बार अगर मैं यहाँ से सिस और ट्रांस बनाऊं तो ये रहा जैसे कोबाल्ट। ठीक है, ये 4, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो एक Cl इधर लगाया, एक Cl ये लगाया, मतलब एक ऊपर लगाया एक नीचे, इधर क्या होंगे ऐसी 4 NH3 होंगे। तो ये देखो Cl एक दूसरे के क्या है अपोजिट में है, एंटी पोजिशन पे है, 180 पे है। तो ये जो हो गई ये तो क्या हो गई ट्रांसफॉर्म हो गई। अब लेकिन अगर मैं 2 Cl को ऐसे लिख दूं बगल बगल में बिल्कुल पास में एडजेसेंट पोजिशंस पे, तो ये क्या होती है सिस फॉर्म। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट क्या है ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम इनको बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के कारण ही इनके कलर के अंदर डिफरेंस आता है कि सारी चीजें सेम है उसके बावजूद भी। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लोग आराम से वहां पे क्या लिखे होगे कि ये दोनों एक दूसरे की क्या रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहे होंगे, जिसके चलते इनके कलर के अंदर क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो 2 थे ये सवाल थे NCERT के अंदर, मतलब ये तो ऐसी पैराग्राफ के फॉर्म में एक जगह पे दे रखा था टेबल में, तो मुझे लगा कि जरूरी है बताना, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि डेफिनेशंस पढ़नी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी? तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है? जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा जो बॉन्ड बनाएगा किससे फिक्स नंबर ऑफ आयन से या फिर मॉलिक्यूल से। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मींस ये वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला जो पार्ट है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है
या फिर आयन होता है, और जो फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ में, किसी भी आयंस के या फिर मॉलिक्यूल्स के, जिसको हम एक्चुअल में लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, पहली डेफिनेशन थी ये, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होता है। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है, बिल्कुल सिंपल थी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होएगा, उसके अंदर मेटल होगा जो कि बॉन्ड होगा किससे, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ, लिगेंड से। दूसरी जो है वो है सेंट्रल एटम और आयंस। अब एक बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा एक सेंट्रल एटम या आयन होगा, जो कि किसका होगा, मेंबर डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा था। तो सेंट्रल एटम और आयंस क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर, मींस इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एटम और आयन जो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, आयंस और ग्रुप्स के साथ, जो कि एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर होते हैं, एक अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, उसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम या फिर आयंस। एग्जांपल देख लो कि जैसे कोबाल्ट, यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे क्या होगा, निकेल होगा। ठीक है, और लिगेंड्स क्या है, अमीन है, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, सीओ ग्रुप है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला सारा पार्ट, अंदर वाला हिस्सा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। सेंट्रल एटम, इसमें कोबाल्ट है, इसमें क्या है, निकेल है। आई इतनी बात समझ? ठीक, उसके बाद आ जाओ अब आप लोग थर्ड पार्ट पे, थर्ड डेफिनेशन पे। एक्चुअली में जो किसके बारे में है, लिगेंड्स की, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, द आयंस और मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो बाउंड होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर, मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जो लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, या तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि वाटर और अमोनिया। ठीक है, या तो वो क्या होंगे, देखो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, और वाटर के भी हमने एग्जांपल्स देखे, या तो अमोनिया होगा या तो वाटर, जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स है, या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि इथाइलिन डायमाइन, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में EN, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया लाइक प्रोटीन्स। आई इतनी बात समझ? ठीक है, अब ये जो मैंने बोला ना बाइडेंटेट, ये आप लोगों के दिमाग में खटका होगा कि बाइडेंटेट मैंने क्यों बोला। तो डेंटिसिटी एक टर्म होती है जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लिगेंड्स के लिए। तो इतनी बात आई समझ में कि लिगेंड्स क्या होंगे, जो मेटल से बॉन्ड होंगे, मेटल के साथ बॉन्डिंग वो शो करेंगे, और इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइक वाटर और अमोनिया, और लार्ज भी हो सकते हैं जैसे इथाइलिन डायमाइन, और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स। अब जैसे मैंने लिखा Cl नेगेटिव, वाटर और NH3, ये सारे सारे क्या हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब देखो यूनिडेंटेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये Cl नेगेटिव है, ये वाटर है, ये NH3 है। ठीक है, कि एक साइड से, एक अपनी डोनेटिंग साइड से मेटल को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कहां से, देखो Cl नेगेटिव इधर से, इसका एक लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर, तो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड्स होंगे। तो डेंटिसिटी एक तरीके के क्या होती है कि लिगेंड्स जो है वो मेटल को कितने साइड से बाइट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। आई बात समझ में? अब अगर देखो आप लोगों के दिमाग में अगर ये है, मैं यहाँ पे सपोज करो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लिख दूं, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, तो अगर आप लोग सोचो कि हम दोनों के दोनों लोन पेयर दे देंगे मेटल को और डेंटिसिटी 2 लिख दोगे, तो आप बहुत बड़ा पाप कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक जो हमारा लिगेंड होगा ना, उसकी एक ही डोनेटिंग साइट होगी, वो एक से ज्यादा साइट से वो डोनेट कर नहीं पाएगा। मींस ये वाटर क्योंकि पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी डोनेटिंग साइट सिर्फ एक ही एक्टिव होगी, मींस ये एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 डोनेट करके इसकी डेंटिसिटी 2 हम नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि जितने लोन पेयर हो गया आप उतने डोनेट कर दोगे, एक टाइम पे एक लोन पेयर को डोनेट करेंगे, मींस एक ही उसकी एक्टिव साइट होगी, डोनेटिंग साइट एक ही होगी। इसी के चलते जो डेंटिसिटी होगी यहाँ पे वो क्या होगी, यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट। आई इतनी बात समझ? अब जैसे ये एग्जांपल है इथाइलिन डायमाइन का, और ये क्या है, ऑक्सलेट है। ये दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब ये बाइडेंटेट क्यों हैं, इनको समझते हैं। देखो ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है इथाइलिन डायमाइन की। ठीक है, CH2 CH2 NH2 NH2। अब यहाँ पे ये जो NH2 वाला पार्ट है ना, इसके पास ये जो लोन पेयर है, इसने डोनेट करा मेटल को, ये NH2 क्या है, अलग है, तो उस NH2 ने सिर्फ एक साइड से डोनेट करा, एक से इसने किया, इसलिए क्या हुई, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इस नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर है, मैं दोनों को डोनेट करके बोल दूं ये बाय है, ऐसा नहीं होता। एक बार की में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ही उसकी क्या होगी, डोनेटिंग साइट। तो डोनेटिंग साइट्स यहाँ पे 2 है, एक इस NH2 की, एक इस NH2 की, इसलिए क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड।
ऐसे ही देखो ये O नेगेटिव O नेगेटिव, एक ये है एक ये है, तो दो डोनेटिंग साइड्स है, तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, समझनी जरूरी है, डेंटिसिटी के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है EDTA, जो कि एक हेक्साडेंटेट, या हम बोलते हैं इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड भी, हेक्साडेंटेट या फिर क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, क्या होती है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है। तो ये देखो रही इसकी स्ट्रक्चर, ये रही। अब इसमें मैं बोल रही हूँ कि इसकी डेंटिसिटी 6 है, कितनी है, 6, तो इसके अंदर भाई 6 डोनेटिंग साइट्स है, दैट्स वाई इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6 है। देखो एक ये रही, एक ये रही, 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6, तो डोनेटिंग साइट्स कितनी है, 6 है। इसी के चलते इसकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी है, 6 है। ये एक हेक्साडेंटेट, एक पॉलीडेंटेट क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब कुछ कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसके बेसिस पे फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। हाइपर और हाइपो या फिर फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स भी हम उनको बोलते हैं, जो कि जेई के लिए है, बेसिकली जेई में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, नीट CUET के बोर्ड के अंदर नहीं पूछे जाते। तो जो बच्चा जेई वाला होगा, जिसको डाउट होगा इस चीज में, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी 10 मिनट की, ठीक। पर बेसिक जो डेंटिसिटी का था वो इतना ही था। तो आइए आप लोगों को बात समझ कि डेंटिसिटी 1 2 3 4 6 कैसे हो रही है, क्योंकि उनके पास डोनेटिंग साइट्स उतनी है, ठीक। अब उसके बाद एक और टर्म दे रखी है जो है चिलेट लिगेंड्स, कि चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो देखो जब भी डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जब भी डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यूज करते हैं अपनी 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम्स को, मैं साइट्स बोल रही हूँ, ये एटम्स बोल रहे हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स को बाइंड करने के लिए एक सिंगल मेटल आयन को, उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स। तो वो लिगेंड जो यूनिडेंटेट से ज्यादा होगा, मीन्स बाई होगा या फिर पोली होगा, बाई के बाद ट्राई टेट्रा हेक्सा हेप्टा जितना भी होगा, ठीक है, या तो वो बाई होगा या फिर वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। और अगर वो डोनेट करेगा अपने डिफरेंट डिफरेंट एटम से मेटल को, तो उसको बोलेंगे चिलेट लिगेंड, ठीक है। अब चिलेट लिगेंड क्या होते हैं अभी करेंगे, उससे पहले पढ़ो द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। तो इस तरह के जो लिगेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ थ्रू द डोनेटिंग साइट्स, उसको बोलते हैं हम उनकी डेंसिटी लिगेंड की। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को चिलेट कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है समझने वाली, जो कि मोर स्टेबल होते हैं देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द यूनिडेंटेट लिगेंड्स, मींस चिलेटिंग लिगेंड्स की चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी यहां से ज्यादा बता दी किसके कंपैरिजन में, अगर कोई सिमिलर ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसके अंदर क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। मींस अगर अब ये देखो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर हमें चर्चा करनी पड़ेगी इस बात की कि स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। तो सबसे पहले तो समझो कि ये चिलेटिंग लिगेंड्स है क्या, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस है क्या। जैसे अभी मैंने बात की थी किसकी, इथाइलिन डायमाइन की, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड था। उसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से थी, ऐसे CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये ऐसे लोन पेयर दे रहे थे मेटल को, और एक तरह की, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक तरह की क्या बन रही है, ऐसे एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है, किसकी, 5 मेंबर की, किसकी, 5 मेंबर की। अगर मैं दिखाऊं कुछ इस तरीके से बन रही है, जो कि क्या है, 5 मेंबर की साइक्लिक फॉर्म है। तो इसी को हम बोल रहे हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे अगर आप देखो ऑक्सलेटो की फॉर्म में, ऑक्सलेट जो आपका फिर से बाइडेंटेट लिगेंड था, इसमें देखो ये भी मेटल को देगा, ये भी देगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगी, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। और 5-6 मेंबर की जो रिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन आपके जो होते हैं सिंपल, ये जो बोल रहे हैं सिंपल सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर खाली यूनिडेंटेट लिगेंड होगा। अब देखो यूनिडेंटेट अगर लिगेंड होगा, सपोज करो कि यहाँ पे है मेटल और यहाँ पे है कोई लिगेंड, मैं मान लू Cl नेगेटिव, जो कि एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो ये जो यूनिडेंटेट लिगेंड है ना, ये कोई भी साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि एक साइड से डोनेट करेगा। तो देखो साइक्लिक फॉर्मेशन का, ये साइक्लिक फॉर्म बनाने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। और जब साइक्लिक फॉर्म ही नहीं बन रही है ना, तो काहे की फिर स्टेबिलिटी तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करूं, जैसे ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये जो लिगेंड्स है ये मेटल को बाइट करने के बाद ना एक साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं, और जो कि क्या है, स्टेबल है इस सिंपलर फॉर्म से, जिसके अंदर खाली क्या है, एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। बता दो इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो 5, 6 और एक्चुअली में 7 भी, 5, 6, 7 मेंबर की जो साइक्लिक फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। 7 तो सबसे कम स्टेबल होती है, कभी 5, वैसे 5, 6 और 7 ये वाली सीन चलता है, पर कभी कभी 6 भी ज्यादा हो जाती है,
5 से इसके कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो कि एरोमेटिसिटी पे हक्कल रूल पे फॉलो करते हैं, ठीक है। पर आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना, उतना डीप में नहीं जाना, बस एक ये चीज है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये रिंग्स जो होती है ना इतने नंबर की वो स्टेबल होती है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो लिगेंड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यही क्या है, चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, जिनकी डेंटिसिटी यूनिडेंटेट नहीं है बल्कि बाई से पॉलीडेंटेट तक है, ठीक है। अगर मैं देखो यूनिडेंटेट लेती हूँ तो वो क्योंकि साइक्लिक फॉर्म नहीं बना रहे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे कॉम्प्लेक्सेस को, इसलिए ये वाले जो होंगे ना यूनिडेंटेट वाले, दे टेंड्स टू बी लेस स्टेबल देन किससे, इस साइक्लिक फॉर्म वाले से, जो कि बाई या फिर क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना चिल्लाने के बाद आप लोगों को कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। पल्ले पड़ा है बहुत अच्छा है, नहीं पड़ा और अच्छा है, मुझे बता देना, फिर से मैं समझा दूंगी। लेकिन देखो कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखना, मैं आप लोगों को एक बात ना कम से कम 10 बार तो बोल चुकी कि बता दो बता दो, अगर किसी चीज में भी डाउट है जब भी। अब ये नहीं है कि जैसे आप लोगों ने आज ही वीडियो देखी तो आप आज ही बोलोगे, जब भी वीडियो देखते हो तभी बोल दो क्या दिक्कत है, क्या चीज समझ नहीं आ रही, क्या समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो विच कैन लिगेट थ्रू द 2 डिफरेंट साइड्स बट लिगेट वन एट अ टाइम कॉल्ड द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। मींस एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनेटिंग साइड्स होती है बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करती है, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती है बट एक ही जनी या एक ही साइट डोनेट करती है एट अ टाइम, ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। तो विच कैन लिगेट, जो लिगेट कर सकती है थ्रू द 2 डिफरेंट साइट्स बट लिगेट वन एट अ टाइम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं इसके, HCN NO2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये रही NO2 की स्ट्रक्चर, ये रही NO2 की स्ट्रक्चर, यहाँ पे ना नेगेटिव आना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये देखो आप NO2 की स्ट्रक्चर, ये मैंने लिखी है ऐसे NO2 की स्ट्रक्चर। अब अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपनी साइड से, मींस जब नाइट्रोजन करेगा तो उसको बोलेंगे नाइट्राइट टू N, मींस जो साइट ये जो एटम करेगा ना डोनेट उसको लिख दो तो N। यहाँ पे करा ऑक्सीजन ने तो है तो नाइट्राइट ही नाम, लेकिन क्या होगा ऑक्सीजन ने किया तो O, ठीक। ऐसे लिखते हैं हम इसको, क्योंकि देखो नाइट्रोजन कितने बनाता है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक ही अपने पास रखता है लोन पेयर। अब ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये शायद आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए, इसीलिए जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, वो सिर्फ 3 ही वैलेंसी दिखाता है, वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक। वहीं पे आपने देखो होगा, देखो एक चीज ना, ये बातें मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में भी, कि NH3 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन के नीचे कौन है, ये ग्रुप नंबर 15 ही है ना, न्यूज़पेपर आज सब बिके, यही होता है ना ग्रुप नंबर 15, न्यूज़पेपर आज सब बिके। तो नाइट्रोजन कई भाई क्या है, फॉस्फोरस। तो जब NH3 बनता है PH3 भी बनता है, हाँ बनता है, ठीक है। पर PH5 बनता है, NH5 नहीं बनता। मीन्स नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल आ जाता है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर पाता है, वहीं पे नाइट्रोजन नहीं कर पाता, इसलिए NH5 नहीं बना के सिर्फ क्या बनाता है NH3, ठीक है। ये सवाल भी बड़ा पूछा जाता है कंपटीशन लेवल पे। आई इतनी बात समझ। तो ये देखो अब नाइट्रोजन कितने बनाएगा, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएगा, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है फिर लोन पेयर। आई इतनी बात समझ। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखा दी। अब उसके बाद अगर मैं HCN की बात करूंगी कि जब सल्फर देगा तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, लेकिन जब नाइट्रोजन वाली साइड डोनेट करेगी, यहाँ पे फिर से लोन पेयर होएगा तो क्या होगा आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। सल्फर से थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन वाली साइड से क्या होगा आइसो थायोसाइनेटो। बता दो इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ी क्या। ये क्या थे, एम्बीडेंटेट्स लिगेंड थे, ठीक। उसके बाद आ जाओ फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, अब मैंने डेंसिटी तो पढ़ ली, अब बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, आप लोगों को दिखेगा कि बस 3 लिखा हुआ है ना, और आप में से कुछ बच्चे वहीं पे चिल्ला के पढ़ जाओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर है जी 3, है ना, और आपको हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो EN है ना, अभी मैंने बताया कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है इनटू उसके मल्टीप्लाई कर दो किससे? डेंसिटी से। अब आप बोलोगे कि आपने पहले तो नहीं बताया। मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस वाले पार्ट के अंदर मैंने डेंसिटी को डिफाइन किया ही नहीं था। डेंसिटी को डिफाइन आज किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आज ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक, क्योंकि एक बाइडेंटेट एक डाइडेंटेट लिगेंड है, तो डेंसिटी है 2, लिगेंड्स हैं 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ठीक है, ऐसे ये देखो ऑक्सलेटो, ये फिर से बाइडेंटेट लिगेंड है, तो डेंसिटी है 2, लिगेंड्स के नंबर है 3, तो क्या है ये? फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर का फिर से कितना है? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है। तो अगर इतनी बात समझ में, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो उस पर्टिकुलर जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, वो आपका निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी। तो डेंसिटी को आप लोगों को कंसिडर करना है। अगर आप लोग कंसिडर नहीं करोगे तो अपनी जिम्मेवारी पे नहीं करोगे, अपने रिस्क पे नहीं करोगे, और आपके नंबर कटेंगे, फिर आप रोओगे और बस फिर खेल खत्म। ठीक, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये वाला भाई पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। ठीक है, सेंट्रल एटम या फिर लिगेंड्स जो अटैच होते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स जो अटैच होते हैं सेंट्रल एटम से, उसको जब हम इनक्लोज कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये रहा जो वो सुंदर सा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला जो पार्ट होता है, मैंने अब तक आपको 5 बात तो बता दिया होगा कम से कम कि अंदर वाला पार्ट क्या होता है। ये होता है नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं होता। आउटर पार्ट जो होता है वो आयनाइजेबल होता है, और उस आउटर पार्ट को जो आयनाइजेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक 3D स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट बताता है मेटल और लिगेंड्स का। मिस मेटल और जो लिगेंड्स आपस में अटैच है वो कैसी ज्योमेट्री को रखते हैं 3D के अंदर, उनका कैसा अरेंजमेंट होता है, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, 3 ही है, होती तो बतेरी है पर हमें वो नहीं करनी, हमें सिर्फ कितनी करनी है? 3 ही करनी है। एक तो ऑक्टाहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक क्या है? टेट्राहेड्रल। आई इतनी बात समझ? तो बता दो, ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो थी वो थी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आप लोगों को बता दी थी, दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी, निकालनी भी बता दी थी। ठीक है, बाकी देखो ये कुछ सवाल ना मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, 4 जो आप लोग मुझे करके बताओगे यहीं पे साथ साथ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे चलते हैं। अब होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? स्पेलिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे सी कर लेना। ठीक है, तो होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमो तो नाम समझ में आ रहे हैं, एक जैसे। तो देखो जब एक जैसे लिगेंड्स होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो वो क्या होगा? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल होगा। और जब नंबर ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट होंगे, एक से ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे NH3 भी है, Cl2 भी है, 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, तो दिस इज योर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है आपका? ये है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर इतनी बात समझ? ठीक है, तो आज वाली वीडियो में इतना तो मैंने किया है डिस्कशन, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नहीं छोड़ना, नहीं देखना, भूलना, क्योंकि उसमें हम IUPAC नेमिंग करेंगे, जहां से पक्का पक्का सवाल आता ही आता है। कोई भी एग्जाम दे लो, कहीं भी चले जाओ, जहां पे केमिस्ट्री है ये आपको सवाल मिलता है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप मिस आउट नहीं करोगे। बाकी ना आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, बिल्कुल भी शेयर कर दिया करो, आपको तो क्या ही जाएगा। मुझे तो इतनी बात नहीं समझ आती, शेयर करने में 1 सेकंड लगती है। आलतू फालतू की ये फलानी ढिमकानी बातें तो आप लोग शेयर कर देते हो, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पढ़ने की बातें शेयर नहीं करते। कुछ लोगों को ये रहता है कि मैंने पढ़ लिया, मैं अब दूसरे को ना बताऊं। तो भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है, वो किसी और चैनल से पढ़ लेगा, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। तो अगर मेरे चैनल से कोई पढ़ेगा, अब वो आप लोगों के हाथ में है कि आप इस चैनल को कितना ऊपर तक लेके जाते हो या यहीं पे यहीं रखते हो। ठीक है, मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं कर रही हूँ, बाकी अब है आप लोगों के हाथ में। तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो। अब ये तो आपको बोला नहीं, कसम तो देनी दी कि समझ आया है बस तभी बताओ। भाई नहीं समझ आया वो बता दो, क्या पता मैं किसी चीज में कमी करती हूँ, उतने अच्छे से कंसेप्ट ना पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी कर लूंगी ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है ही नहीं। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, कम आ रही है, आप चाहते हो स्पीड ज्यादा करना, कम करना, तो बताओ, उसके लिए आप लोगों को अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ? तो चलो अब ना ज्यादा भाषण देते हुए हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इन क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका पहला सवाल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसमें आपको प्राइमरी वैलेंसी भी बतानी है और सेकेंडरी भी बतानी है। तो सबसे पहले ना प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए ये जो सेंट्रल एटम होता है उसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। प्लस एक ये पेन शायद डाउन हो गया, रुक रुक के चल रहा है। हाँ, इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है। वाटर जो होता है ना वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। पानी क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा IUPAC नेमिंग उसमें बता दूं कौन कौन से न्यूट्रल है, कौन कौन से नेगेटिव लिगेंड्स है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके ऊपर अभी के लिए लिख लो आप 0 चार्ज होता है। कितना होता है? 0। CN के ऊपर कितना होता है? -1। EN के ऊपर कितना होता है? 0, क्योंकि फिर से क्या है? न्यूट्रल। ये है नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, तो x प्लस वाटर पे कितना? 0 प्लस CN पे कितना है? -1। EN पे तो 0, तो 0 लिख दो। और टोटल किसके बराबर है ये? +2 के, तो लिख दो इधर +2। तो x -1 इक्वल टू +2। तो x इक्वल टू ये -1 राइट में जाके हो जाएगा प्लस, तो +2 + 1 दैट इज +3। तो प्राइमरी वैलेंसी जो आई यहाँ पे वो कितनी आई निकल के? 3। कितनी आई प्राइमरी वैलेंसी? 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। x मान के मेटल को आप इसकी प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइमरी वैलेंसी एक बार अगर आ जाती है, अब हम निकाल लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। देखो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए देखो, ये जो वाटर है ये एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। कितना है? यूनिडेंटेट। तो इसके लिए लिख लो 1 प्लस। CN भी क्या है? यूनिडेंटेट लिगेंड है, इसको भी लिख लो 1 प्लस। EN इथाइलिन डायमाइन, 2 है नंबर, तो लिगेंड्स 2 है लेकिन इनकी डेंसिटी भी कितनी है? बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4, 5, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 6। तो प्राइमरी वैलेंसी थी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसके लिए? 6। बता दो कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी? 6। बता देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की कमी रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीधा सेकेंडरी वैलेंसी 6। किसका था ये? पहले वाले सवाल का। ठीक है, अब निकालते हैं चलो इसके लिए। इसके लिए फिर से प्लेटिनम पहले निकालते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्लेटिनम को x मान लो, मान लिया जी। Cl के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1। कितना होता है? -1, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है Cl। ठीक है, Cn पे भी -1 होता है, Cl पे भी -1 होता है, तो -1 × 4। और टोटल किसके बराबर है ये? -2 के। साइन भी लिखो साथ में। ठीक है, -2 के। किसके है? -2 के। तो x -4 इक्वल टू -2, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इक्वल टू -2 प्लस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। मीन्स यहाँ से जो प्राइमरी वैलेंसी निकल के आई है वो कितनी आई है? 2 आई है। ठीक है, कितनी आई है भाई प्राइमरी वैलेंसी निकल के यहाँ से? 2। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई इसके लिए? 2 आ गई। अब चलो निकालते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो Cl यूनिडेंटेट लिगेंड है, 4 है, तो सीधी सी बात है सेकेंडरी वैलेंसी तो कितनी है? 4 ही है। ये किसको हो गया? सेकंड वाले सवाल का। अब इसके बाद आ जाओ आप थर्ड वाले पे, जो कि है देखो ये वाला। इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए कोबाल्ट को मान लो x प्लस। ब्रोमीन क्या है? नेगेटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है कितना? -1। कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? -1 होगा। ठीक है, तो -1 × 2 प्लस। इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता, तो 0। और टोटल चार्ज कितना है? +1 के बराबर है। तो x की वैल्यू -2 इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी निकल के आई वो कितनी आ गई है? 3। कितनी आ गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी? 3। ठीक है, देख लेना आप लोग, वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी निकालू, Br कितने हैं? 2। डेंसिटी कितनी है? 1 प्लस। इथाइलिन डायमाइन 2 है, डेंसिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो सेकेंडरी वैलेंसी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 + 2, 4 + 2 = 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई है यहाँ से? 6। कितनी आई सेकेंडरी वैलेंसी? 6। अब देखो ये वाला सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें काउंटर आयन आ गया और वो भी लेफ्ट वाली साइड पे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आता है ना तो उसको आप पहले चार्जेस के फॉर्म में तोड़ लो। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है? ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। कैसे पता? देखो, लीना की रूबिया से फ्रेंडशिप हमने करा दी। जब करा दी, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है जो अपने ऊपर रखते हैं +1 चार्ज। तो 3 पोटेशियम है तो 3K पॉजिटिव। ठीक है, देखो 3 है ना, तो कितना आ जाएगा? +3 चार्ज। अब जब इस पे +3 आया तो आपको ओवरऑल अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या करना है? इस फॉर्मूले को पूरे को न्यूट्रल रखना है। तो इसके ऊपर अगर +3 है तो इधर कितना लिख दोगे? -3। आई इतनी बात समझ? आपको इसको चार्जेस के फॉर्म में ऐसे ही तोड़ना है। ये बात मैं फिर से बता दूं अगर आप लोगों को ये मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी होगी। देखो ये जो है ना मेटल, आपको लेफ्ट में ज्यादातर 95% तो मेटल्स ही मिलते हैं, ग्रुप नंबर 1 के या फिर 2 के। ठीक है, तो अगर ग्रुप नंबर 1 के ही मिलेंगे ज्यादा, तो 2 तो छोड़ ही दो।
तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का है। कहां से पता चला? लीना की फ्रेंडशिप से पता चला, पोटेशियम से। ठीक है, तो इसके एक पोटेशियम के ऊपर, ग्रुप नंबर 1 के ऊपर, सबके ऊपर रहता है +1 चार्ज। तो 3 पोटेशियम है, तो 3 पे क्या रहेगा? +3 चार्ज। 3 की मल्टीप्लाई में कर दोगे तो कितना हो गया? +3 चार्ज। जब इस पे +3 है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना लिखना पड़ेगा मुझे? -3। कि +3 -3, जब ये क्या होगा? देखो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, जो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल ही था। फिर चार्ज की तोड़ फोड़े के बाद हमें ये सब पता चला। तो यहाँ से इसको कितना मान लो? x प्लस साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है जिसके ऊपर होता है -1 चार्ज, तो -1 × 6 = -3। तो x - 6 = -3 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? -6 इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो +3 मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो इस मॉलिक्यूल के लिए आई है भाई, वो कितनी आई है आपकी? 3 आ गई। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? यहाँ से 3। बताओ, इतनी सी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई क्या? और अगर इतनी सी बात समझ आ गई, वह सब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई, तो सेकेंडरी आप लोग इतने ज्यादा होशियार हो कि अब तक निकाल भी ली होगी। देखो इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है। कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी? 6, क्योंकि साइनाइड यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो डेंटिसिटी लिख दो, फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख दो 6, तो 6 कम 6, 1 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, कैसे भी लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। ठीक है, तो ये जो 4 सवाल थे प्रैक्टिस के लिए, ये चैप्टर देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितने आपके लिए आपकी आंखें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऐसे मैं सवाल बीच बीच में लेके आऊंगी। अगर आप लोगों ने ये बात गारंटी की है कि अगर यहाँ से इस चैनल से सारा का सारा चैप्टर पढ़ लिया ऐसे ही सीक्वेंस में, तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ एक पेपर पे कि नहीं आएगा, लेकिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ ना, उसके बाद एनसीईआरटी खोलो, उसके लाइन बाय लाइन पढ़ लो। ठीक है, जिन लोगों ने मोटी मोटी 1-1 किलो की किताबें ले रखी है, उसको बाद में पढ़ना, साइड क्वेश्चंस बाद में लगाना। पहले एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ लो जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो एनसीईआरटी के 1-1 लाइन पढ़ो, उसको समझो। एक बार वो क्लियर हो गई, उसके सारे इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद कितनी किताब पढ़ लो, दिन में 10 पढ़ लो, कोई मना नहीं करेगा। पर पहले आप लोगों को जो मस्ट है ना पढ़ना, वो एनसीईआरटी ही है। और जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, उनका मालिक है फिर भगवान। ठीक है, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी को ना पढ़ो। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ना इतनी प्रेशर आप लोगों के ऊपर डाल के, तो उसका कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। एनसीईआरटी सच में ही बहुत अच्छी किताब है। अगर आप लोग अपना नीट और जेईई के एग्जाम को देखोगे ना, सीयूईटी, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देखोगे, तो एनसीईआरटी एक बेस है। अगर आप लोगों ने बेस ही नहीं पढ़ा, तो ये किताब पढ़ ली फलानी ढिमकानी, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब बेस हमें आता नहीं, एनसीईआरटी आती नहीं, पढ़े जा रहे हैं 10 किताबें, तो एक किताब को पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, जहां एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद मेरी तरफ से आप लोग कुछ पढ़ो, पर पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी 1-1 लाइन समझो। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उनकी बात मत सुनो, क्योंकि बस मत सुनो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इस वीडियो को करोगे लाइक, चैनल को कब कर दोगे सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, फर्दर शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि वो लोगों को के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करते रहा करो, आप लोग कर दो बस अभी, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम पे मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही।